दोस्तों आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म के बारे में जिसने 1963 में 3 ऑस्कर्स जीते और ये ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम में भी गिनी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1962 में आई फिल्म टू किल अ मॉकिंगबर्ड के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है रॉबर्ट मुलेगन ने। ये हार्पर ली की सेम नाम के अवार्ड विनिंग नॉवल पर बेस्ड है। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं ग्रेगरी पेक, हैरी बैदम, फिलिप एल्फर्ड, जॉन मैग्ना, रूथ वाइट, पॉल फिक्स और ब्रॉक पीटर्स ने। आज मैं आपको इसकी कहानी डिटेल में समझाऊंगा जिससे आप ये समझ जाएंगे कि क्यों ये इनजस्टिस और रेशियल प्रेजुडिस पर बनी सबसे बेहतरीन और एवरग्रीन फिल्म है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। फिल्म शुरू होती है एक स्टाइलिस्टिक क्रेडिट सीक्वेंस से जिसमें एक यंग लड़की एक पुराने सिगार बॉक्स के कंटेंट्स को एग्जामिन कर रही है, जिसमें सोप डॉल फिगर्स, एक पुरानी घड़ी, क्रेयॉन, मार्बल्स, एक पेंसिल और एक स्पेलिंग बी मेडल जैसे वैल्यूएबल चीजें शामिल हैं। वो लड़की गीगल और हमिंग करना शुरू करती है और क्रेयॉन से फिल्म का टाइटल ड्रॉ करती है। फिर वो स्टिक मॉकिंगबर्ड बनाती है और उस कागज को बीच से फाड़ देती है। कैमरा फिर हमें मेकॉम्ब एलबामा के टायर्ड ओल्ड टाउन का सीन दिखाता है। फिल्म की कैरेक्टर जीन लुइस फिंच यानी कि स्काउट का अडल्ट वर्जन फिल्म के इवेंट्स को नरेट करता है, जिसे वो 1930 के दशक की शुरुआत में अपने बचपन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही है, जो कि ग्रेट डिप्रेशन की पीक था। अडल्ट स्काउट डीप साउथ में अपनी अपब्रिंगिंग को याद करते हुए कहती है, मेकॉम्ब काउंटी को हाल ही में बताया गया था कि वहां डर तो है लेकिन इसके अलावा और कोई डरने की बात नहीं है। उस समर में मैं 6 साल की थी। फिर हम देखते हैं कि एक गरीब किसान वॉल्टर कनिंगम फिंच परिवार के घर आता है। टॉम बॉय जैसे कपड़े पहने स्काउट मिस्टर कनिंगम को ग्रीट करती है। वो फिर अपने वेल ड्रेस्ड ओल्ड फादर को बुलाती है, यानी एटिकस। एटिकस शहर के डिफेंस अटॉर्नीज में से एक है और मिस्टर कनिंगम एटिकस के लीडर वर्क के लिए अपनी एंटेलमेंट के हिस्से के रूप में उसे हिकरी नट्स देता है। एटिकस उस पेमेंट को वार्मली एक्सेप्ट करता है। मिस्टर कनिंगम के जाने के बाद एटिकस ने स्काउट को कहा कि जब अगली बार मिस्टर कनिंगम घर आए तो मुझे मत बुलाना, क्योंकि ये शायद उस आदमी को शर्मिंदा करता है। फिर स्काउट उसके परिवार की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पूछती है। एटिकस ने माना कि वो गरीब हैं, पर यह भी है कि वो कनिंगम जितने गरीब नहीं हैं, जो ग्रेट डिप्रेशन से बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट हुए थे। जब एटिकस ने स्काउट को अपने भाई जेरेमी फिंच को नाश्ते के लिए बुलाने को कहा, जिसका पेट नेम जेम है, तो उसने बताया कि वो ट्री हाउस में वापस आ गया है और जब तक एटिकस उसके साथ फुटबॉल खेलने के लिए सहमत नहीं हो जाता तब तक वो नीचे आने से इनकार कर रहा है। एटिकस जेम को समझाता है कि वो खेल खेलने के लिए बूढ़ा हो गया है और वो एक सिंगल फादर भी है। निराश जेम अभी भी नाश्ते के लिए परिवार को ज्वाइन करने से इनकार करता है और मिस मॉडी एटकिंसन से शिकायत करना शुरू कर देता है, जो एक दयालु पड़ोसी हैं और इस परिवार के काफी करीब भी हैं। मिस मॉडी ने एटिकस को डिफेंड करते हुए बच्चों से कहा, उनकी ब्लेसिंग्स को देखो और कंप्लेंट मत करो। स्काउट जेम को ट्री हाउस में ज्वाइन करती है और जेम एक यंग लड़के को मिस स्टेफनी क्रॉफर्ड के गार्डन के कोलार्ड पैच में क्राउच करते हुए देखता है। वो छोटा अजीबोगरीब लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं चार्ल्स बेकर हैरिस हूं, अगर आप कुछ पढ़वाना चाहते हो तो मैं उस चीज को पढ़ सकता हूं। वो लड़का अपने बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए आगे बढ़ता है। लोग आमतौर पर उसे डिल कहते हैं। वो मेरिडियन मिसिसिपी से है और अगले 2 हफ्ते अपनी आंटी मिस स्टेफनी के साथ बिताने वाला है। डिल ये भी कहता है कि उसकी माँ एक फोटोग्राफर के रूप में काम कर चुकी हैं। वो कमेंट करती है कि उसकी और जेम की माँ मर चुकी है और स्काउट फिर पूछती है कि क्या उसके फादर मर चुके हैं और डिल कहता है कि नहीं। वो थोड़ा उदास हो जाता है, इसलिए जेम स्काउट को चुप रहने के लिए कहता है। फिर स्काउट
डिल को कैलिफोर्निया से मिलवाती है। वो एक ब्लैक लेडी है जो हाउसकीपर है और फिंच परिवार के लिए खाना बनाती है। जेम फिर मिस्टर रैडली को पास के फुटपाथ पर चलते हुए देखता है। वो इस दुनिया का सबसे मीन आदमी है। जेम फिर डिल और स्काउट को रैडली की ओल्ड फैशन और अजीब प्रॉपर्टी में ले जाता है जो डाउन द रोड कुछ घर दूरी पर है। जेम डिल को बताता है कि मिस्टर रैडली अपने बेटे बू रैडली को ट्रैप करके बिस्तर पर जंजीर से बांध कर रखते हैं। जेम बू का डिस्क्रिप्शन देता है। वो लगभग 6 फीट 6 इंच लंबा है, गिलहरी और बिल्लियां खाता है और उसके दांत सड़े हुए हैं, आंखें फटी हुई हैं और उसके चेहरे पर एक लंबा निशान है। मिस स्टेफनी फिर बच्चों के पास आती है और डिल को रैडली हाउस के पास खेलने से मना करती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वहां कोई खतरनाक पागल रहता है। वो मिस्टीरियस और परेशान करने वाले बू के बारे में बच्चों के दिमाग में और भी ज्यादा भयानक चीजें भर देती है। जब घड़ी में 5 बजते हैं तो स्काउट, जेम और डिल एटिकस को ग्रीट करने के लिए दौड़ते हैं। जेम उन दोनों को एक और बूढ़ी पड़ोसन मिसेस ड्यूबोस के बारे में वार्न करता है कि वो देखते ही तुम्हें अपनी पिस्टल से मार देगी। जब वो मिसेस ड्यूबोस के पास से गुजरते हैं, स्काउट एक्सीडेंटली उस औरत से कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करती है। वो स्काउट पर चिल्लाती है और उसे बदसूरत कहती है। तीनों बच्चे एटिकस की तरफ दौड़ पड़ते हैं। एटिकस मिसेस ड्यूबोस को उनके गार्डन और फूलों के लिए कॉम्प्लीमेंट देकर शांत करता है। एटिकस की पीठ के पीछे छिपकर जेम ऑब्जर्व करता है कि कैसे उसके फादर ने कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए अपनी पोलाइट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। बाद में जब एटिकस और स्काउट उसके बेडरूम में रॉबिन्सन क्रूसो को जोर से पढ़ रहे होते हैं तो स्काउट के दिमाग से बू की बातें नहीं निकल रही होती और वो एटिकस से उसके बारे में पूछ लेती है। एटिकस फर्मली स्काउट से उस रैडली हाउस की बातें छोड़ने को कहता है। स्काउट अपने फादर की रिक्वेस्ट मान लेती है और फिर वो उसको गुड नाइट कह के वहां से चला जाता है। स्काउट फिर जेम को बुलाती है जो बगल के बेडरूम में सो रहा है और अपनी मां के बारे में कुछ सवाल पूछती है। यही पता चलता है कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि वो सिर्फ 2 साल की थी जब उसकी मां चल बसी थी, इसलिए उसके पास अपनी मां की कोई रियल मेमोरीज नहीं है। एटिकस बाहर बरामदे में बैठे हुए इस मूविंग बातचीत को सुन लेता है। फिर एक पुराने लोकल जज टेलर एटिकस के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो टॉम रॉबिन्सन को डिफेंड करेगा। वो एक ब्लैक आदमी है जिस पे एक वाइट लेडी के रेप का आरोप लगाया गया है और कल कोर्ट में एक ग्रैंड ज्यूरी उसे चार्ज करने वाली है। वो आखिरकार ये केस लेने और अदालत में टॉम को रिप्रेजेंट करने के लिए मान जाता है। अगली सुबह डिल जेम को रेडली प्रॉपर्टी गेट से आगे जाने का चैलेंज देता है। जेम कुछ शेकी तो बघारता है पर डायरेक्ट चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बजाय वो डिल और स्काउट रबर के टायर से खेलने के लिए गली में चले जाते हैं। वो पहले स्काउट को टायर में डाल के रोल करते हैं और वो एक जबरदस्त धक्के की वजह से सीधा रैडली पोर्च के सामने जाके रुकती है। उसे चक्कर आ रहे हैं। वो हेल्पलेस है। जेम उसे यार्ड से दूर ले जाता है। भागने से पहले जेम ने डिल के चैलेंज को एक्सेप्ट करने का फैसला किया और फिर वो घर के गेट को जाकर छू लेता है। तीनों वहां से भाग जाते हैं और सेफली घर पहुंचने के बाद जेम फिर से शेखी बगाड़ना शुरू कर देता है। डिल क्लियरली इसके लिए जेम को वैलिडेट करता है और सजेस्ट करता है कि उन्हें भी कोर्ट हाउस जाने का जोखिम उठाना चाहिए। वो कोर्ट हाउस में पहुंचते हैं और ग्रैंड जूरी को टॉम पर आरोप लगाते हुए देखते हैं, जिसमें डिल स्काउट और जेम के ऊपर खड़ा होकर खिड़की से झांकता है। वो भोलेपन के साथ अपने बचकाने पॉइंट ऑफ व्यू से इस सीन को उन्हें डिस्क्राइब करता है और आखिर में बताता है कि कलर्ड आदमी रो रहा है और वो कलर्ड आदमी को दूर ले जा रहे हैं। एटिकस बच्चों को देख लेता है। वो बहुत हैरान है और उन्हें घर वापस भेज देता है। उनके जाने के बाद रेप विक्टिम माइला यूल के हेटफुल फादर रॉबर्ट ईली यूल एटिकस के पास जाता है और एक ब्लैक आदमी को डिफेंड करने के लिए उसके फैसले को चुनौती देता है। टॉम के लिए एटिकस की लॉयल्टी डिक्लेयर करने के बाद वो खुद को यूल से एक्सक्यूज कर लेता है और यूल उसे डराने के लिए उसे उसके बच्चों के नाम पर धमकी भी देता है। उस रात जेम और डिल रैडली की प्रॉपर्टी में बू को देखने के लिए खिड़की में देखने का फैसला लेते हैं।
तीनों बच्चे आखिरकार एक तार वाली फेंस के नीचे से रेंगते हुए प्रॉपर्टी के पास पहुंचते हैं। जेम पोर्च की अजीब सी सीढ़ियां चढ़ता है। वो घर में देखने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी की ओमिनस बड़ी शैडो उसके बगल में नजर आती है और शैडो का हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और बच्चे डर से अपनी आंखें ढक लेते हैं। शैडो जल्दी ही मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। जेम, स्काउट और डिल फिर घर वापस भाग जाते हैं। जेम की पैंट तार की फेंस में फंस जाती है और इसी वजह से वो उसके बिना ही जल्दी घर पहुंचने के लिए मजबूर हो जाता है। एक बार जब वो सेफली घर पहुंच जाते हैं तो जेम रैडली प्रॉपर्टीज में वापस जाने का फैसला करता है और एटिकस की सजा से बचने के लिए अपनी पैंट को रिट्रीव कर लेता है। स्काउट अपने भाई के लौटने के लिए स्लो 14 सेकंड्स तक इंतजार करती है, लेकिन एक गन शॉट की आवाज से उसकी गिनती बिगड़ जाती है। डर के मारे स्काउट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हालांकि समय रहते जेम सेफली फेंस से बाहर निकल आता है। गली में एक एंग्शियस क्राउड जमा होने लगता है। मिस्टर रैडली ने एटिकस और स्टेफनी को समझाते हुए कहा कि उसने अपने कोलार्ड पैच में एक प्राउलर की वजह से गोली चलाई थी। वक्त बीतता है और डिल अपने घर मिसिसिपी वापस चला जाता है। मॉडी स्काउट के स्कूल के पहले दिन नाश्ता करने के लिए फिंच हाउस जाती है। स्काउट अपने नेचुरल टॉमबॉय एलिमेंट से अलग एक ड्रेस पहन के सबको टेबल पर ज्वाइन करती है। इसके बाद हम स्काउट को वॉल्टर कनिंगम जूनियर के साथ लड़ाई को उकसाते हुए देखते हैं। वो उसी किसान का बेटा है जिससे हम पहले मिले थे। स्काउट उसका चेहरा स्कूल की गंदगी में रगड़ देती है। जेम स्काउट को रोकता है। वो उसे झगड़े की वजह समझाने की कोशिश करती है। दरअसल उसने स्काउट को गलत समझ लिया जब वो डांट लेडी टीचर को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसके पास लंच के पैसे नहीं हैं, और फिर वो उससे नाराज हो गया। जेम स्काउट को वॉल्टर के साथ किए गए बिहेवियर के लिए उसे माफ कर देता है और वॉल्टर को डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिंच के घर में वॉल्टर, जो अपने परिवार के साथ गिलहरी और खरगोश खाने का आदी है, वो डिनर के लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वहां डिनर में रोस्ट बीफ, कॉर्न ब्रेड और टर्निप जैसी चीजें शामिल हैं। जेम वॉल्टर से पूछता है कि क्या उसके पास अपनी बंदूक है और वॉल्टर कहता है हां। फिर जेम एटिकस से पूछता है कि उसे पहली बार बंदूक कब मिली थी। फिर एटिकस 13 या 14 साल की उम्र में बंदूक के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। वो बताता है कि कैसे उसके फादर ने उसे ज्यादातर पक्षियों को गोली मारने की इजाजत दी थी, सिवाय एक मॉकिंग बर्ड के नोटेबल एक्सेप्शन से। ये एक मासूम सा सॉन्ग बर्ड होता है। एटिकस बताता है कि एक मॉकिंग बर्ड को मारना पाप था क्योंकि वो सिर्फ लोगों को म्यूजिक और प्लेजर देने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। एटिकस के शॉर्ट स्पीच के बाद वॉल्टर अपने पूरे मील पे थिक सिरप डाल देता है। स्काउट चिल्लाती है कि तुम क्या कर रहे हो। कैलिफोर्निया स्काउट को रसोई में बुलाती है और उसे वॉल्टर के अनकन्वेंशनल बिहेवियर की परवाह किए बिना उसके साथ इज्जत से बिहेव करने के लिए अर्ज करती है, क्योंकि वॉल्टर उनका मेहमान है और अगर उसे फिर भी कोई दिक्कत है तो वो रसोई में ही खाना खा सकती है। क्लियरली अपसेट स्काउट बाहर पोर्च की तरफ भागती है और एटिकस उसका पीछा करता है। एटिकस सिंपैथेटिकली स्काउट की बात सुनता है क्योंकि वो स्कूल के अपने पहले भयानक दिन को उसके सामने रिफ्लेक्ट करती है और अपनी टीचर को क्रिटिसाइज करती है। एटिकस ने उसे सहानुभूति में एक वैल्यूएबल सबक दिया। आप किसी इंसान को असल में तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप चीजों को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, जब तक आप उसके अंदर नहीं झांक कर देखते। ये चीज उसे और ज्यादा लोगों के साथ जुड़ने में मदद करेगी। फिर वो कहता है कि स्काउट स्कूल जाना जारी रखेगी और बदले में वो दोनों हर रात एक साथ पढ़ा करेंगे। बाप और बेटी अपनी बात खत्म करते हैं और वॉइस ओवर के थ्रू अडल्ट स्काउट अपने फादर की तारीफ करते हुए कहती है, ऐसा कोई या कुछ भी नहीं था जिसे एटिकस समझा नहीं सकते थे। हालांकि एक टैलेंट नहीं था, मानना पड़ा कि वो इसमें बहुत अच्छे थे, पर हमने सोचा था कि वो सिर्फ इसी चीज में अच्छे थे। स्काउट, जेम और कैलिफोर्निया एक रेबीज से ग्रस्त पागल कुत्ते को अपने पड़ोस में सड़क पर चलते हुए देखते हैं। कैलिफोर्निया एटिकस को फोन करती है और उसे सिचुएशन के बारे में नोटिफाई करती है।
वो और शेरिफ हैकटेट फौरन राइफल लेकर आते हैं। टेट कुत्ते को झिझकते हुए देखता है और फैसला करता है कि वो उसे ऐसे शूट नहीं कर सकता कि वो मर जाए, और वो राइफल एटिकस को थमा देता है, जिस पर रिस्पॉन्स में डिसबिलीविंग स्काउट चिल्लाती है, नहीं मिस्टर टेट, वो गोली नहीं चला सकते। सालों तक बंदूक से शूटिंग न करने के बावजूद एटिकस आगे बढ़ता है और एम लेता है। उसका चश्मा उसके चेहरे से फिसल के सड़क पर गिर जाता है। एटिकस फिर कुत्ते पर एक सही साफ शॉट मारता है और स्काउट और जेम दोनों मरे हुए कुत्ते को देखकर दंग रह जाते हैं। टेट ने बच्चों के गूंगे चेहरों को नोटिस किया और कहा, क्या तुम नहीं जानते कि इस काउंटी में तुम्हारे डैडी का सबसे अच्छा शॉट है? फिर दोनों वापस टाउन में चले जाते हैं। बाद में जेम और स्काउट कंट्री साइड में टॉम रॉबिन्सन की पत्नी हेलन रॉबिन्सन के घर जाने के लिए एटिकस को ज्वाइन कर लेते हैं। जब तक वो घर पहुंचते हैं, स्काउट पहले ही सो चुकी होती है। जब एटिकस हेलन से टॉम के साथ अपनी लेटेस्ट विजिट और मुकदमे के पोस्टपोन होने के बारे में बात करता है, एक यंग ब्लैक लड़का जो वहीं सीढ़ियों पर बैठा था, वो एटिकस की कार के पास आता है। वो और जेम एक दूसरे को वेव करते हैं। तभी वहां नशे में धुत बॉब यूल डगमगाते हुए पहुंचता है और बच्चों को खिड़की से देखता है। जेम लड़के से एटिकस को बुलाने के लिए कहता है, जो चुपचाप यूल का सामना करता है। यूल कड़े शब्दों में उससे कहता है, तुम्हें ब्लैक से प्यार है, और फिर वो चला जाता है। एटिकस तब सहमे हुए जेम को रीअश्योर करता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो बस झांसा देता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो एटिकस जेम से कहता है, इस दुनिया में बहुत सारी बदसूरत चीजें हैं, काश मैं उन सबको तुमसे दूर रख पाता, ये पॉसिबल नहीं है। जेम को पोर्च पर बिना निगरानी के छोड़ के एटिकस कैलिफोर्निया को घर छोड़ने चला जाता है। कर्कश जानवरों, झाड़ियों और पेड़ों की सरसराहट सुनकर वो घबरा जाता है। वो कंफर्ट के लिए एटिकस के पीछे भागने की कोशिश करता है और वो रेडली प्रॉपर्टीज पर जाकर रुक जाता है। जेम फिर रेडली के सामने के यार्ड में एक पेड़ की गांठ में चमकदार मेडल देखता है। वो मेडल लेता है और घर चला जाता है। ओल्ड स्काउट तब वॉइस ओवर में एक्सप्लेन करती है, एटिकस ने मुझसे वादा किया था कि अगर वो कभी भी किसी से भी मेरी लड़ाई के बारे में सुनते हैं तो वो मुझे सजा देंगे। मैं इस तरह की बचकानी बातों के लिए उम्र में भी बड़ी थी और वैसे भी मुझे जितनी जल्दी ये बात समझ में आती ये सबके लिए उतना ही बेहतर होता, पर मैं ये बात जल्दी ही भूल गई। सेसिल जैकब्स ने मुझे ये बात भुलवा दी। हम छोटी स्काउट को सेसिल जैकब्स के साथ स्कूल में लड़ते हुए देखते हैं। उस दिन बाद में हम देखते हैं कि एटिकस स्काउट के पास जाता है जो उदास बैठी है। एटिकस स्काउट से पूछता है कि क्या हुआ, और स्काउट ने अपने फादर से साफ तौर पर पूछा, एटिकस क्या आप ब्लैक्स को डिफेंड करते हैं? एटिकस ने स्काउट को उन हेटफुल और इग्नोरेंट शब्दों का इस्तेमाल ना करने के लिए कहा, और स्काउट ने खुद का बचाव करते हुए कहा, ऐसा उसने नहीं बल्कि सिसिल ने कहा, इसीलिए तो उनकी लड़ाई हुई। नाराज एटिकस ने स्काउट को लड़ने से मना किया और टॉम रॉबिन्सन को डिफेंड करने का अनपॉपुलर डिसीजन लेने के लिए अपनी रीजनिंग समझाई। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप अभी समझ नहीं सकते। शहर में इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि मुझे इस आदमी को डिफेंड करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी अपना सर उठा के नहीं चल पाऊंगा और तुम्हें या जेम को दोबारा कुछ ना करने के लिए भी नहीं कह सकूंगा। तुम स्कूल में इस बारे में कुछ भद्दी बातें जरूर सुनोगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम इस पर कभी भी झगड़े में नहीं पड़ोगी, चाहे कोई तुमसे कुछ भी कहे। स्काउट थोड़ी कंफ्यूज लगती है, लेकिन वो उसकी बात मान लेती है। स्काउट पहले वाली पेड़ की गांठ यानी नॉट होल में दो ऑब्जेक्ट्स को नोटिस करती है। वो ऑब्जेक्ट्स को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें तो दो कार्व्ड सोप फिगर्स हैं जो दोनों जेम और स्काउट से मिलते जुलते हैं। वो समझ जाते हैं ये तो हम हैं, और अचानक मिस्टर रैडली पेड़ के पास पहुंचे और नॉट होल को सीमेंट से भरना शुरू कर दिया। जेम और स्काउट वहां से भाग जाते हैं। उस रात बाद में स्काउट सो नहीं पा रही और इसलिए वो जेम के रूम में चली जाती है। थोड़ी हेजिटेशन के बाद जेम स्काउट से एक चीज दिखाने को कहता है और उससे प्रॉमिस करवाता है कि वो किसी को बताएगी नहीं। फिर वो उसे एक बॉक्स दिखाता है
जिसमें पत्थर, एक पुरानी पॉकेट वॉच, 2 सोप फिगर्स, एक सीटी, स्पेलिंग बी मेडल, एक क्रेयॉन और कुछ मिस्टीरियस चीजें थीं जो उसे नॉट होल से मिली थीं। जेम ने एक एडिशनल सीक्रेट का भी खुलासा किया कि जब रेडली हाउस में उसकी पैंट फेंस में फंसी थी तो वो पूरी तरह से उलझ गई थी, लेकिन जब वो अपनी पैंट वापस लेने गया तो वो अच्छे से फोल्ड करके रखी हुई थी, जैसे कि वो उसे वहां एक्सपेक्ट कर रहे हों। वॉइस ओवर में ओल्ड स्काउट कमेंट करती है, ये बहुत ही लंबे वक्त बाद मैंने और जेम ने बू के बारे में फिर से बात की थी। आखिरकार गर्मियां आ जाती हैं और डिल मेकॉम वापस आ जाता है। जेम और एटिकस टेट को उसकी कार में टॉम रॉबिन्सन के साथ ड्राइव करते हुए देखते हैं। एटिकस ने जेम को बताया कि टॉम अब बॉट्सविले जेल में रह रहा है, क्योंकि शेरिफ ने सोचा था कि वो मेकॉम के कंपैरिजन में वहां ज्यादा सेफ रहेगा। एटिकस ट्रायल के बारे में जेम को भी नोटिफाई करता है, जो अगले दिन के लिए स्केड्यूल्ड है। बाद में टेट फिंच के घर विजिट करता है और वो एटिकस से कहता है, मेरे टॉम रॉबिन्सन को वापस मेकॉम जेल लाने की खबर पूरे देश में फैल गई है और इसका मतलब है कि उसे टॉम को देखना छोड़ना होगा, ऑल सेरम में अफवाह की वजह से। इसका मतलब यह था कि टॉम की जान खतरे में है। एटिकस फिर मेकॉम की जेल के बाहर पहरा देने का फैसला करता है और कैलिफोर्निया को रात में घर रुकने के लिए कहता है। स्काउट, जेम और डिल एटिकस को ढूंढने के लिए जेल की तरफ भागते हैं। झाड़ियों के पीछे छिपकर उन्होंने उसे जेल के एंट्रेंस पर कुर्सी पर बैठे हुए देखा। सेटिस्फाइड जेम कहता है, चलो घर वापस चलते हैं, और तीनों बच्चे घर वापस जाने की तैयारी करते हैं। फिर कारों की गड़गड़ाहट टाउन स्क्वायर के पास आती है और जेल को घेर लेती है। रेसिस्ट और इग्नोरेंट ये लोग शेरिफ टेट को ओल्ड सेरम में सक्सेसफुली डाइवर्ट करने के बाद टॉम की बेरहमी से हत्या करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये एक मॉब लिंच है। आदमियों की मांग है कि एटिकस एक तरफ हट जाए और उन्हें जेल के अंदर जाने दे। एटिकस ने मना कर दिया। फिर तीनों बच्चे भीड़ को धक्का देते हैं और अपने एंग्री फादर का सामना करते हैं, जो साफ तौर पर उनकी सेफ्टी के लिए कंसर्न्ड है। एटिकस ने जेम को घर जाने के लिए कहा और जेम ने मना कर दिया। भीड़ के मेंबर्स फिर जबरदस्ती जेम को एक तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही भीड़ और फिंच शांत होते हैं, स्काउट भीड़ में वॉल्टर कनिंगम सीनियर को पहचान लेती है। वो उसके साथ एक कैंडिड और कैलकुलेटेड बातचीत करने लगती है, ये कहते हुए, आपकी एंटेलमेंट कैसी चल रही है मिस्टर कनिंगम? क्या मैं आपको याद नहीं हूं? मैं आपके बेटे वॉल्टर के साथ स्कूल जाती हूं। वो एक अच्छा लड़का है, उसे बोलना कि मैंने हाय कहा है। उसके शब्द मिस्टर कनिंगम सीनियर को शर्मिंदा कर देते हैं, जो इवेंचुअली स्काउट के साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करता है और उससे कहता है, मैं वॉल्टर को बताऊंगा कि तुमने हाय कहा है। और उसके बाद पूरी भीड़ खत्म हो जाती है। एटिकस तब बच्चों को फिर से घर लौटने का ऑर्डर देता है। वो बात मानते हैं और वापस जाने लगते हैं। ऑफ स्क्रीन हम टॉम को एटिकस से पूछते हुए सुनते हैं कि क्या सभी लोग जेल से चले गए हैं। एटिकस जवाब देता है, वो चले गए हैं, वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। स्काउट, जेम और डिल ज्यादातर मेकॉम में रहने वालों को टॉम के मुकदमे के लिए कोर्ट हाउस की तरफ जाते हुए देखते हैं। बच्चों से उस दिन के लिए घर पर रहने के लिए कहा गया, लेकिन जेम इस शहर में होने वाली सबसे एक्साइटिंग चीज को रेजिस्ट नहीं कर सकता है। जब बच्चे आते हैं तो कोर्ट रूम का डाउनस्टेयर सेक्शन दर्शकों से भरा होता है, इसलिए एल्डरली ब्लैक मिनिस्टर रेवरेंड साइक्स ने जनरसली स्काउट, जेम और डिल को बालकनी पर ब्लैक ऑडियंस में शामिल होने के लिए अलाउ कर दिया, जो कि एक कलर्ड सेक्शन था। फिर कैमरा टॉम और माइला को हमारे सामने लाता है। पूरी फिल्म में ये उनकी पहली ऑन स्क्रीन अपीयरेंस है। साथ ही जूरी मेंबर्स की भी ट्रायल शुरू होता है। लंबे कोर्ट रूम सीक्वेंस में 4 क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं, शेरिफ टेट, मिस्टर यूएल, माइला और टॉम। पहला है शेरिफ टेट, जो सर्किट सॉलिसिटर मिस्टर गिल्मर को अपनी गवाही देता है। टेट ने गवाही दी कि 21 अगस्त की शाम को बॉब यूएल ने उसके ऑफिस को विजिट किया और उन्हें अपनी बेटी के रेप के बारे में अलर्ट किया। टेट जितनी तेजी से यूएल के घर पहुंच सकता था पहुंच गया और वहां उसने देखा एक बुरी तरह से पिटी हुई माइला को।
टेट कहता है कि उसने माइला से पूछा क्या टॉम ने उसका फायदा उठाया, और माइला ने कहा हाँ उसने ऐसा किया है। एटिकस फिर टेट से पूछता है क्या इंसिडेंट की रात एक डॉक्टर को बुलाया गया था। टेट कहता है कि नहीं, ये समझाते हुए कि उसने नहीं सोचा था कि इसकी जरूरत पड़ेगी, माइला के शरीर पर हमले के फिजिकल एविडेंस मिलने के बावजूद। खैर, उसका दावा है उसे सिर के पास मारा गया था, उसकी आर्म्स पर चोट के निशान थे, उसकी एक आंख काली होना शुरू हो रही थी जो लेफ्ट वाली थी। एटिकस की क्लैरिफिकेशन मांगने के बाद टेट ने खुद को करेक्ट किया और दावा किया कि ये एक्चुअली माइला की राइट आई थी और उसके चेहरे के पूरे राइट हिस्से को बुरी तरह से पीटा गया था। जज टेलर फिर टेट को बैठने के लिए कहता है। इसके बाद मिस्टर यूल स्टैंड पर आता है और 21 अगस्त को जो हुआ उसके बारे में बताता है। उस रात देर से वो जंगल से जलाने के लिए लकड़ियां ला रहा था और अपने घर की तरफ जाते हुए उसने माइला को चिल्लाते हुए सुना। जब वो खिड़की के पास पहुंचा तो उसने टॉम को माइला के ऊपर पाया और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन टॉम जल्दी से घर से भाग गया। इसके बाद यूल टेट को लेकर आया। फिर एटिकस यूल की क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। वो पूछता है कि यूल ने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया। यूल ने जवाब दिया इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैंने देखा था कि ये किसने किया। एटिकस यूल से यह भी पूछता है कि क्या वो पढ़ और लिख सकता है, और अपना नाम लिखने के लिए वो यूल को पेन और पेपर पकड़ाता है। यूल साफ तौर पर लिखने के लिए स्ट्रगल करता है और यहां यह भी रिवील होता है कि वो लेफ्ट हैंडेड है। नाराज यूल अफसोस जताता है और वहां बैठे जज को कहता है वो एटिकस फिंच मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, आपको एटिकस फिंच जैसे वकीलों पर ध्यान देना होगा। इसके बाद माइला की गवाही आती है। वो दावा करती है कि उसने टॉम को निकल के बदले अपने यार्ड में एक पुराने शिफर रोप को बस्ट अप करने के लिए बुलाया था। जब वो निकल लाने के लिए अंदर गई तो टॉम ने अचानक उस पर हमला किया और उसके गले पर बार बार मारने लगा। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान माइला अपने फादर के बारे में चर्चा करती है जो आमतौर पर सहन करने लायक होता है जब वो शराब नहीं पीता। वो कहती है कि यूल ने कभी भी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब है कि जब वो उग्र होता है तो वो अपना आपा खो देता है। वो पहली बार टॉम को अपने घर के अंदर इनवाइट करने पर भी अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस करती है। एट फर्स्ट माइला भी ये कंफर्म नहीं कर सकती है कि टॉम ने उसे मारा था, लेकिन वो जल्द ही डिफेंसिवली अपना मन बदल लेती है। एटिकस फिर टॉम को खड़े होने और पानी का गिलास पकड़ने के लिए कहता है। वो इसे अपने राइट हैंड से पकड़ता है। जब उसे अपने लेफ्ट हैंड से गिलास पकड़ने के लिए कहा गया तो टॉम ने कहा मैं लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता। जब मैं 12 साल का था तब ये हाथ कॉटन जिन यानी सीड से थ्रेड अलग करने की मशीन में आ गया था, मेरी सारी मसल्स फट चुकी थी। माइला के बाकी बयान कंफ्यूज करने वाले और कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। वो साफ तौर पर झूठ बोल रही है। एटिकस ने उसकी गवाही को चैलेंज देते हुए साफ साफ पूछा क्या आप हमें बताना चाहेंगी कि असल में क्या हुआ था। माइला फिर टॉम और जूरी पर चिल्लाती है उसने मेरा फायदा उठाया और अगर तुम सभी फाइन फैंसी जेंटलमैन इसके बारे में कुछ नहीं करने वाले तो तुम सिर्फ घटिया और कायर हो। और फिर भीड़ से सिंपैथी गेन करने की उम्मीद में वो गवाही से भाग जाती है। फाइनली टॉम ने अपनी गवाही शेयर की जो माइला की झूठी कहानी का खंडन करती है। वो अपने और माइला के रिश्ते के बारे में बताता है। लगभग 1 साल के लिए वो हर दिन फील्ड से आते जाते वक्त यूल प्रॉपर्टी को पार करता था और माइला अक्सर उसे छोटे छोटे काम करने के लिए फेंस के अंदर इनवाइट करती थी, वो भी मुफ्त में। 21 अगस्त की रात को माइला ने टॉम को घर के दरवाजे को ठीक करने के लिए कहा। टॉम का ध्यान घर की अनयूजुअल शांति पर गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूल फैमिली के बच्चे आइसक्रीम खाने शहर गए हुए थे, वो भी माइला के 1 साल से ज्यादा वक्त तक बचाए गए 7 निकल यूज करके। जब टॉम अपनी गवाही का अगला पार्ट कंटिन्यू करता है वो घबराकर पसीने से तरबतर हो जाता है। उसने तब माइला से कहा कि वो काम शुरू कर सकता है, लेकिन माइला ने उसे एक शिफर रोप से एक बॉक्स को रिसीव करके एग्जामिन करने के लिए मना लिया। माइला ने फिर उसे पकड़ लिया और इवेंचुअली टॉम को गले लगाने और किस करके सेड्यूस करने की कोशिश की। उसने कहा कि उसने इससे पहले कभी भी एक बड़े आदमी को किस नहीं किया, वो उसे किस करना चाहती थी।
टॉम ने उसके एडवांसेस को एक्सेप्ट ना करने और वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन उसके फादर ने उसे खिड़की से देखा और कहा वो उसे मारने वाला है। अपनी कहानी एंड करने के बाद एटिकस ने उससे साफ साफ पूछा, टॉम, क्या तुमने माइला यूल का रेप किया? आंखों में आंसू के साथ टॉम जवाब देता है, मैंने नहीं किया सर, और वो किसी भी तरह से माइला को नुकसान पहुंचाने से इनकार करता है। मिस्टर गिल्मर फिर टॉम की क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करते हैं। वो टॉम की ताकत पर जोर देता है और उसी के बताए गए काम गिनाकर ये जताने की कोशिश करता है कि वो एक औरत को चोक करने या उसे फर्श पर गिराने के लिए स्ट्रांग इनफ है। टॉम को किसी गुप्त मोटिव को एडमिट कराने की कोशिश करते हुए मिस्टर गिल्मर ये भी पूछता है, तुम उस औरत के कामों को करने के लिए इतने एंग्शियस कैसे रहते थे? टॉम कुछ हद तक अनजाने में कहता है कि अकेली माइला के पास उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, मुझे उसके लिए बुरा लगता है। और फिर टॉम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपना सेंटेंस पूरा नहीं करता। मिस्टर गिल्मर ने इंटरप्ट किया, तुम्हें उसके लिए बुरा लगा? एक वाइट औरत के लिए? वक्त बीतता है और एटिकस जूरी को टॉम का एक पैशनेट फाइनल डिफेंस समेशन डिलीवर करता है। वो पहले दावा करता है कि उसे यहाँ ट्रायल में आना ही नहीं चाहिए था। मेडिकल एविडेंस की कमी की वजह से ये साबित हो जाता है कि जिस चीज़ का आरोप टॉम पर लगाया गया है वो क्राइम कभी हुआ ही नहीं है। इसके बजाय स्टेट ने डबियस और कॉन्ट्राडिक्टरी गवाही पर गलत तरीके से भरोसा किया। एटिकस का दावा है कि माइला पर किसी ऐसे आदमी ने बेरहमी से हमला किया था जिसने इस अटैक में पूरी तरह अपने लेफ्ट हैंड का यूज किया, जिससे यह साबित हो जाता है कि टॉम इस क्राइम का रियल सस्पेक्ट है ही नहीं, क्योंकि उसने गवाही में बता ही दिया कि उसका हाथ यूजलेस है। एटिकस तब माइला के ऊपर तरस खा के कहता है, क्रियोल गरीबी और अज्ञानता का शिकार। वो अपने सेल्फ गिल्ट से छुटकारा पाने के लिए एक आदमी की जिंदगी को दांव पर लगाने के फैसले की निंदा करता है कि एक ब्लैक आदमी को सिड्यूस करने की कोशिश के लिए माइला की सेंस ऑफ शेम उस वक्त एक अनस्पीकेबल ऑफेंस के पूरे मामले के लिए उसकी इंस्पिरेशन थी, जिसमें कहा गया था उसे अपने क्राइम के सबूतों को मिटाना होगा। लेकिन उसके क्राइम का सबूत था क्या? टॉम रॉबिन्सन, एक इंसान। उसे टॉम रॉबिन्सन को उससे दूर रखना था। टॉम रॉबिन्सन उसके लिए एक डेली रिमाइंडर था कि उसने क्या करतूत की है। फिर उसने क्या किया? उसने एक निग्रो को सिड्यूस किया। वो वाइट थी और उसने फिर भी एक निग्रो को सिड्यूस किया। उसने कुछ ऐसा किया जो हमारे समाज में नामुमकिन है। उसने एक ब्लैक आदमी को किस किया। इस चीज को तोड़ने से पहले उसके लिए कोई कोड मायने नहीं रखता था, लेकिन ये बाद में उसके ऊपर ही भारी पड़ गया। एटिकस का सेंट्रल आर्गुमेंट कन्विंसिंग है। माइला ने टॉम को सेड्यूस करने की कोशिश की और जब उसके फादर ने उसे पीटा तो उसने इग्नोरेंटली टॉम पर रेप का आरोप लगा दिया। एटिकस तब जूरी को देखता है और उनसे ब्लैक अमेरिकन की अपनी रेसिस्ट प्री कंसेप्शंस को तोड़ने के लिए अर्ज करता है। भरोसा है कि आप जेंटलमैन उनके साथ इस अजम्पशंस पर जाएंगे कि सभी निग्रो झूठ बोलते हैं, कि सभी निग्रो बेसिकली इमोरल बीइंग्स हैं। हमारी औरतों के आसपास सभी निग्रो आदमियों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। एक अजम्पशन है, हर किसी के पास उनकी क्षमता जितना दिमाग जुड़ा होता है। जेंटलमैन, ये चीज अपने आप में ही एक झूठ है जिसे मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए एक शांत, हम्बल, रिस्पेक्टेबल निग्रो जिसने एक वाइट औरत के लिए बुरा महसूस किया और अब उसे खुद दो वाइट लोगों के खिलाफ अपनी बात रखनी पड़ रही है। डिफेंडेंट गिल्टी नहीं है, लेकिन जो है वो इस कोर्ट रूम में मौजूद है। जूरी के लिए उसकी आखिरी अपील इक्वालिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द अमेरिकन जस्टिस सिस्टम में उनके फर्म बिलीफ को अंडरलाइन करती है। नाउ जेंटलमैन, हमारे कोर्ट्स में सभी आदमियों को समान समझा जाता है। ये एक लिविंग वर्किंग रियलिटी है। अब मुझे विश्वास है कि आप जेंटलमैन बिना पैशन के उन सबूतों को रिव्यू करेंगे जो आपने सुने हैं और फिर एक डिसीजन पर आएंगे और इस आदमी को उसके परिवार के पास वापस जाने देंगे। भगवान के नाम पर टॉम रॉबिन्सन पर भरोसा करो। घंटों के विचार विमर्श के बाद जूरी फिर से कोर्ट रूम में एंटर करती है और टॉम को दोषी करार देती है। जेम डिसअपॉइंटिंगली अपना सर बालकनी की रेल पर दबा देता है और स्काउट हैरान दिखती है। जज जूरी को डिसमिस कर देता है और लोग
कोर्टरूम से बाहर निकलने लगते हैं। टॉम हैरान दिखाई देता है और एटिकस उसे रीअश्योर करता है कि वो फैसले के खिलाफ आगे अपील करेंगे। मैं सुबह सबसे पहले हेलेन को देखने जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि निराश ना हो। कोर्टरूम खाली होता है। अटेंडीज एटिकस के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए खड़े होते हैं, जो अपना सामान पैक करता है। एटिकस हार के बाद वहां से निकल जाता है। उस रात बाद में मिस मॉडी एटिकस के पास आती है और ट्रायल के आउटकम पर उससे हमदर्दी जताती है। एटिकस मिस मॉडी को उसकी थॉटफुलनेस के लिए शुक्रिया अदा करता है और अचानक शेरिफ टेट एटिकस से बात करने के लिए पहुंचता है। जब ये दोनों बातचीत करते हैं, मिस मॉडी पोर्च पर उदास कंफ्यूज्ड बैठे बच्चों के पास जाती है। वो जेम के लिए कुछ विजडम और सिंपैथी देती है। मुझे नहीं पता कि इससे मदद मिलेगी या नहीं, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, इस दुनिया में कुछ आदमी ऐसे हैं जो हमारी खातिर हमारे अप्रिय काम करने के लिए पैदा हुए हैं, और तुम्हारे फादर उन्हीं में से एक हैं। शेरिफ टेट चला जाता है और एटिकस कुछ हॉरिफाइंग न्यूज़ देने के लिए ग्रुप की तरफ आगे बढ़ता है। जेल से भागने की कोशिश करते हुए टॉम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हारे हुए एटिकस ने अफसोस जताया। जेम के साथ एटिकस टॉम की अनजस्ट डेथ की खबर देने के लिए रॉबिन्सन के घर जाता है। उसका परिवार, जो अपील के बारे में ऑप्टिमिस्टिक था, वो ये खबर सुनकर घबराए हुए हैं, खासकर हेलेन, जो फौरन रोते हुए नीचे गिर जाती है। मिस्टर यूएल फिर एटिकस के पास जाता है और उसके चेहरे पर नफरत से थूकता है। खामोशी से गुस्से में एटिकस आगे बढ़ता है, यूएल को देखता है, अपने चेहरे से थूक पोंछता है और अपनी कार के अंदर चला जाता है। वक्त बीतता है और वॉइस ओवर पर ओल्ड स्काउट याद करती है, अक्टूबर तक चीजें फिर से सेटल डाउन हो गई थीं। जब भी मैं रेडली प्लेस से जाती थी, तब मैं हर बार बू की तलाश करती थी। इस रात मेरा मन हैलोवीन से भर गया था। हमारे काउंटी के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक पेजेंट होना था। मुझे हैम बनना था। जेम ने कहा कि वो मुझे स्कूल के ऑडिटोरियम में ले जाएगा। इस प्रकार हमारी सबसे लंबी जर्नी एक साथ शुरू हुई। एग्रीकल्चरल पेजेंट के बाद जेम स्काउट को घर ले जाता है। स्काउट को घर जाते वक्त अपनी हैम की कॉस्ट्यूम पहननी पड़ती है, क्योंकि उसने अपनी ड्रेस और जूते खो दिए हैं। जब भाई बहन एक अंधेरे वुडेड इलाके से गुजरते हैं, जेम और मानता है कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। स्काउट का मानना है ये सिर्फ सेसिल जैकब्स है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वो तेज चलना शुरू करते हैं और अपना पेस बढ़ा देते हैं। फिर एक शैडोई फिगर वहां गुर्राता है और जेम पर हमला करता है। स्काउट को जमीन पर फेंक दिया जाता है। वो अपनी ड्रेस से बाहर नहीं निकल पाती। जब जेम हमलावर के खिलाफ स्ट्रगल करता है, वो चिल्लाता है, भागो स्काउट, लेकिन वो खुद घायल हो जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर यूएल था। वो स्काउट को मारने की कोशिश करता है कि तभी कोई दूसरा फिगर इंटरप्ट करता है और यूएल से लड़ता है। हैम के छोटे से पीप होल से स्काउट ये सब देखती है। लड़ाई एक क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जिसके बाद एक भयानक सन्नाटा होता है और स्काउट देखती है कि एक मिस्टीरियस आदमी बेहोश जेम को घर ले जा रहा है। स्काउट इवेंचुअली अपनी कॉस्ट्यूम से मुक्त हो जाती है और उनका पीछा करती है। जब स्काउट घर आती है तो एटिकस पोर्च से नीचे भागता है, उसे अपनी बाहों में लेता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। स्काउट जवाब देती है, मुझे नहीं पता, और एटिकस ने कैलिफोर्निया को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा और फिर टेट को इंसिडेंट की सूचना दी, कोई मेरे बच्चों के पीछे पड़ा है। कुछ मिनटों बाद डॉक्टर रेनॉल्ड्स ने जेम को डायग्नोस किया, जो अनकॉन्शियसली बिस्तर पर पड़ा है, एक टूटी हुई आर्म के साथ। टेट स्काउट की कॉस्ट्यूम के साथ फिंच के घर में एंटर करता है और कुछ चौंकाने वाली खबरों का खुलासा करता है। बॉब यूएल को पसलियों के नीचे चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। टेट फिर स्काउट से पूछता है कि क्या उसे याद है कि क्या हुआ था। उसे जो कुछ भी याद होता है वो उसे ब्रीफली शेयर करती है और टेट उससे पूछता है कि क्या उसे याद है कि जेम को घर कौन ले गया था। स्काउट तब किसी को बेडरूम के दरवाजे के पीछे छिपा हुआ देखती है और कहती है, वो वहां है मिस्टर टेट, वो आपको अपना नाम बता सकता है।
टेट बेडरूम का दरवाजा बंद कर देता है और ब्लॉन्ड बालों वाला भयानक पीले पड़े चेहरे वाला एक आदमी वहां से निकलता है। फिर वो स्काउट को एक प्रोटेक्टिव टेंडर नज़र से देखता है। स्काउट क्यूरियसली उस आदमी की तरफ देखती है और उसके बाद मुस्कुराने लगती है और ये रियलाइज़ करती है कि वो आदमी कौन है। वो बू रैडली है। वो धीरे से बू को ग्रीट करती है। एटिकस अंदर आता है और दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है, मिस जीन लुइस, मिस्टर आर्थर रैडली। मुझे विश्वास है कि ये तुम्हें पहले से जानता है। जब एटिकस और टेट रात के इंसिडेंट्स पर चर्चा करने के लिए पोर्च के लिए निकलते हैं, स्काउट आर्थर को जैम के बेडरूम में उसे गुड नाइट कहने के लिए ले जाती है। वो उसे जैम को छूने देती है और वो दोनों फिर बरामदे में चले जाते हैं और शांति से झूले पर बैठ जाते हैं। इस बात पर कन्विंस्ड होकर कि जैम ने यूल को मार डाला, एटिकस ने अपने बेटे के लिए फोर्थ कमिंग डिफेंस की रूपरेखा तैयार की। इसे काउंटी कोर्ट के सामने आना होगा। बेशक ये एक सेल्फ डिफेंस का स्पष्ट मामला है। टेट एटिकस को बीच में रोकता है और कहता है, मिस्टर फिंच, क्या तुम्हें लगता है कि जेम ने बॉब यूल को मार डाला? क्या तुम ये सोचते हो? तुम्हारे लड़के ने उसे कभी चाकू नहीं मारा। और फिर दोनों आदमी बू की तरफ देखते हैं। टेट सिचुएशन की डिफिकल्टी को पहचानता है, लेकिन अल्टीमेटली मानता है कि अगर बू पर मर्डर का आरोप लग गया तो इससे मिलने वाली अनवांटेड अटेंशन और नोटोराइटी यानी कुख्याति में वो कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक गंभीर वैरागी जैसा इंसान है। टॉम रॉबिन्सन मामले के दौरान अपनी गलतियों को एक्सक्यूज करने की कोशिश में टेट ने बू को लाइमलाइट से बचाने का प्रस्ताव रखा और एक कहानी गढ़ी कि नशे में यूल अपने ही चाकू पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। तो एक स्टनिंग मोनोलॉग में टेट को डाउट है कि एटिकस सच्चाई को दबाने में उसका साथ नहीं देगा, लेकिन वो अपनी कहानी के साथ खड़ा है और कहता है, बिना किसी वजह के एक ब्लैक आदमी मर गया और अब जो उसके लिए जिम्मेदार आदमी था वो भी मर चुका है। मरे हुओं को इस बार मरे हुओं को दफनाने दो मिस्टर फिंच। मैंने ये कभी नहीं सुना कि किसी भी सिटीजन के लिए किसी क्राइम को होने से रोकने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करना कानून के खिलाफ है। उसने ठीक वैसा ही तो किया है, लेकिन हो सकता है कि तुम मुझे बताओ कि शहर को इस बारे में सब कुछ बताना मेरा कर्तव्य है, ना कि इसे शांत करना। मेरे सोचने के तरीके में एक आदमी जिसने आपको और इस शहर को इतनी बड़ी सर्विस दी है, उसे उसकी शाइनेस के चलते लाइमलाइट में लाना ये एक पाप है और मैं इसे अपने सर पर रखने वाला नहीं हूं। मैं कुछ ज्यादा नहीं हूं मिस्टर फिंच, लेकिन मैं अभी भी मेकॉम काउंटी का शेरिफ हूं और बॉब यूल अपने चाकू पर गिर चुका है। फिर टेट पोर्ट से बाहर निकल जाता है। स्काउट अपने फादर के पास जाती है और टेट के साथ अपनी सहमति जाहिर करती है। एक न्यू फाउंड मैच्योरिटी के साथ स्काउट का दावा है कि बू को एक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अधीन करना एक मॉकिंग बर्ड की शूटिंग की तरह होगा। इसके बाद बाप और बेटी ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। आर्थर झूले से उठता है और जेम की खिड़की में झांकता है। एटिकस उसके पास जाता है और अपना हाथ हिलाता है, आभार जताते हुए कहता है, थैंक यू आर्थर, मेरे बच्चों के लिए थैंक यू। आर्थर और स्काउट फिर रैडली प्रॉपर्टी में हाथ डाले चलते हैं। बचे हुए सारे डायलॉग्स वॉइस ओवर पर ओल्ड स्काउट के होते हैं। वो बू के लिए अपनी अप्रिसिएशन कन्वे करती है। पड़ोसी मौत में खाना लाते हैं और बीमारी में फूल और बीच में और भी कई छोटी चीजें। बू हमारा पड़ोसी था। उसने हमें 2 सोप फिगर्स, एक टूटी हुई घड़ी और चेन, एक चाकू और हमारी जिंदगी दी। जब आर्थर अपने घर के अंदर जाता है, स्काउट कुछ पलों के लिए पोर्च पर रहती है, दुनिया को बू के नजरिए से देखती है। ओल्ड स्काउट फिर से आती है और कहती है, एक बार एटिकस ने कहा था कि आप असल में एक आदमी को तब तक नहीं जानते जब तक कि आप उसके जैसे हालातों में ना फंसे। और बू रैडली बाहर आ चुका था। जब यंग स्काउट घर जा रही होती है, ओल्ड स्काउट मानती है कि वो अक्सर अपने बचपन की इन नाजुक और इवेंटफुल मेमोरीज को कैसे याद कर लेती है, एंड में ये देखते हुए कि एटिकस पूरी रात इंजर्ड जेम के साथ था। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।